धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, आज नेता सदन ने लोकपाल के गठन से संबंधी सारा पिछला विवरण देते हुए एक विस्तृत वक्तव्य सदन के सामने रखा है। मैं उसी पर चर्चा करने के लिए खड़ी हुई हूं। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं सदन के सभी साथियों से एक निवेदन करना चाहती हूं कि आज ये सदन बहुत ऐतिहासिक चर्चा कर रहा है। चर्चा 7 घंटे की हो, 8 की हो या 10 घंटे की हो या बढ़ाकर 12 घंटे की कर दी जाए, लेकिन चर्चा शांति से होनी चाहिए। और मैं अपनी तरफ के भी तमाम साथियों से कहना चाहती हूं कि हो सकता है मेरी कोई बात उन्हें नागवार गुजरे, जिसके कारण वो थोड़ा उत्तेजित होने लगे, तो भी आप शांति बनाए रखिए। और आपसे भी ये कहना चाहती हूं कि अगर मेरी कोई बात पसंद ना आए तो आपके जो वक्ता बोलने वाले हैं वो उसका जवाब दें, जितनी मर्जी आक्रामक भाषा में दें, लेकिन कम से कम हम आज देश को ये दिखा दें कि आपने इस संसद के व्यवधानों को तो देखा है, लेकिन ये संसद इतनी शांति और संजीदगी से चर्चा कर सकती है, ये भी आज देखिए। अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले सदन को एक जानकारी देना चाहूंगी कि 4 अगस्त 2011 को इस सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया ये विधेयक लोकपाल का पहला विधेयक नहीं है। 9वीं बार लोकसभा में लोकपाल विधेयक आ रहा है, 9वीं बार। इससे पहले 8 बार लोकपाल विधेयक अलग अलग लोकसभाओं में प्रस्तुत किए जा चुके हैं। और शायद कुछ लोग हैरान होंगे ये जानकर कि पहला विधेयक 1968 में आया था, 1968 में। उसके बाद 1971 में आया, 1977 में आया, 1985 में आया, 1989 में आया, 1996 में आया, 1998 में आया, 2001 में आया। और इन 8 बार के विधेयक किसी न किसी कारण से पारित नहीं हो सके। पिछले 43 वर्षों से यह बिल हिचकोले खा रहा है। लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, बिल निरस्त हो जाता है और फिर दोबारा किसी और लोकसभा में आने की प्रतीक्षा करता है। हमारे समय में भी 2 बार यह विधेयक आया, 1998 में, 2001 में। हम भी पारित नहीं करा सके। यूपीए के 7 वर्ष के कार्यकाल में यह पहली बार विधेयक आया है। इसलिए इस बार मेरा विनम्र निवेदन यह है कि जो बार बार टीम अन्ना आपको टाइमलाइंस दे रही है, जिसको सुनकर शायद कुछ लोगों को बुरा लग रहा है कि कोई हमें डिक्टेट कैसे कर सकता है, कोई कैसे कह सकता है 4 दिन में पारित करो, कोई कैसे कह सकता है इसी सत्र में पारित करो। उसके पीछे यह पृष्ठभूमि है कि 43 वर्षों से हम इस बिल को पारित नहीं कर सके। मैं अपने कार्यकाल को भी दोषी मानती हूं, क्योंकि हम भी 2 बार लाए, 1998 में लाए, 2001 में लाए, पारित नहीं करा सके। लेकिन आज देश हमारी तरफ देख रहा है और इसलिए अंदर से मेरा एक विश्वास ये कह रहा है दैट एवरी आइडिया हैज अ टाइम। हर विचार का एक समय होता है और आज इस विचार का समय आ गया है। ये सदन इतिहास रचेगा और ये इतिहास बिल को निरस्त नहीं होने देगा, बल्कि ये सदन हिंदुस्तान को एक प्रभावी और लोकपाल, एक मजबूत लोकपाल इस देश को देने का काम करेगा। और इस विश्वास का एक कारण है। वो कारण है कि ये बिल एक जन आंदोलन बन गया है। आज से पहले जितने भी विधेयक अध्यक्ष जी आए वो चंद बुद्धिजीवियों तक सीमित रहे। बिल आता था, 2-4 सेमिनार्स हो जाती थी, बिल कब आया, कब गया, कहां गया, इसके बारे में आम जनता को पता नहीं होता था। पहली बार जन लोकपाल बिल के आंदोलन के नाम से अन्ना हजारे जी ने इस बिल को नीचे जनता तक पहुंचा दिया और जनता ने इसे अपना भी लिया और इसे पारित कराने का बीड़ा भी उठा लिया। इसीलिए जो दृश्य हमें देखने को मिलते हैं, लाखों लाख लोग हाथ में तिरंगा पकड़े, भारत माता की जय बोलते, एक दूसरे को जय हिंद कहते,
वंदे मातरम का उद्घोष लगाते एक ही बात कह रहे हैं, भ्रष्टाचार मिटाओ, जन लोकपाल लाओ। एक जन आंदोलन बना है ये, और ये जन आंदोलन भी अकारण नहीं बना। एक दिन पहले अपनी बात कहते हुए मुझे केवल 2 ही मिनट मिले थे, तो मैंने कहा था कि इसका कारण है पिछले 2 वर्षों में उजागर हुए भ्रष्टाचार के कांड। बीते समय में भी भ्रष्टाचार के विषय आते रहे हैं, कभी देश भ्रष्टाचार मुक्त रहा हो ऐसा नहीं, लेकिन पिछले 2 वर्षों में भ्रष्टाचार के कांडों ने हदें पार कर दी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और राशि इतनी बड़ी बड़ी कि सुनकर मन बौखला जाए। और आरोप विपक्ष के नहीं, जिसके ऊपर कोई मोटिव लगाया जा सके, कहा जा सके कि विरोध के कारण कर रहे हैं। सारे के सारे आरोप सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर, और सीएजी वो संवैधानिक संस्था है अध्यक्ष जी जो सरकार का लेखा जोखा देखती है, जिसका नाम ही है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सरकार का लेखा जोखा का महालेखा परीक्षक और नियंत्रक। अगर सीएजी कहता है कि 2G में 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ, CWG में 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ, एयर इंडिया में हजारों हजार करोड़ का घोटाला हुआ, केजी बेसिन में हजारों हजार करोड़ का घोटाला हुआ, और कितने ही रिपोर्टें पाइपलाइन में हों, तो लोग क्या करें? लोग बौखला गए, लोग उत्तेजित हो गए, लोग गुस्सा हो जाइए, शांत होकर सुनिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। और लोगों के शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। लोगों को गुस्सा आता है कि एक तरफ हम तो 2 वक्त की रोटी भरी कटोरी दाल से हमें नसीब नहीं होती, हमारी थाली से सब्जी गायब हो रही है, हमारी चाय से चीनी गायब हो रही है, और दूसरी तरफ उच्च पदों पर बैठे हुए लोग लाखों करोड़ों की लूट मचा रहे हैं। लोगों को गुस्सा आता है कि एक तरफ देश का करोड़ों रुपया विदेशी बैंकों में जमा है, और दूसरी तरफ हम गांव के एक हैंडपंप के लिए तरस रहे हैं। इसलिए लोग क्रोधाग्नि में जल उठे, लेकिन उस क्रोध में घी डालने का काम किया जो बिल सरकार लेकर के आई। लोग पूछते हैं कि जिस सरकार की नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके नेता कहते हैं हम भ्रष्टाचार हटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो वो प्रतिबद्धता दिखाकर एक ऐसा हथियार तो लाओ, एक ऐसा बिल तो लाओ जिससे ये लगे कि वो भ्रष्टाचार से लड़ सकेगा। लेकिन जो बिल आया प्रणवदा, वो कुंद था, उसमें धार नहीं थी, और इसलिए लोगों को लगने लगा कि क्या वाकई सरकार प्रतिबद्ध है, क्या वाकई सरकार प्रतिबद्ध है भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए। आज प्रणवदा अभी चले गए, प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, उन्होंने पूरा जिक्र किया, पूरा विवरण यहां दिया, लेकिन उस विवरण में थोड़े थोड़े गैप्स हैं। आज 11वें दिन में अन्ना जी का अनशन प्रवेश कर गया है, 11 पूरे हो गए, 12वें दिन में उनका अनशन प्रवेश कर गया। 74 वर्ष का व्यक्ति लड़ रहा है वहां बैठ करके, लोग उसके साथ जुड़े हैं, उमड़ घुमड़ कर आंदोलन में आ रहे हैं। परिस्थितियां असामान्य हैं। उस असामान्य परिस्थिति में से रास्ता निकालने के लिए प्रधानमंत्री जी ने अपने आवास पर बैठक बुलाई, सर्वदलीय बैठक। उस बैठक में से जो प्रस्ताव निकला उसका जिक्र किया प्रणवदा ने अपने वक्तव्य में, मैं भी उसे पुनः पढ़ना चाहती हूं। 4 लाइनों का प्रस्ताव है। द मीटिंग ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन पार्लियामेंट requests Shri Anna Hazare to end his fast. The meeting was also of the view that due consideration should be given to the Jan Lokpal Bill so that the final draft of the Lokpal Bill provides for a strong and effective Lokpal which is supported by a broad national consensus. इस प्रस्ताव से क्या पता चलता है कि उस मीटिंग के 2 लक्ष्य थे। एक लक्ष्य अन्ना जी का अनशन खुलवाना, और दूसरा लक्ष्य देश को एक प्रभावी और मजबूत लोकपाल देना। इस प्रस्ताव के बाद हमें लगता था कि सरकार और अन्ना के प्रतिनिधियों के बीच में जो बात होगी वो समाधान कारक होगी। हम आगे बढ़ेंगे, कल कुछ संसद में होगा,
लेकिन हैरानी हुई अध्यक्ष जी, इसी बैठक के 2 घंटे बाद जब अन्ना के प्रतिनिधियों ने आकर मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि सरकार का सुर तो बदला हुआ था। कल सरकार जिस तरह से हमसे बात कर रही थी, हमें सुन रही थी, आज वो हमें सुना रही थी। और पीछे से किसी ने कहा कि हमें तो डांट रही थी। मुझे ये समझ में नहीं आया कि सर्वदलीय बैठक की भावना क्या थी और उसके बाद वो जो इंप्रेशन लेकर के गए वो क्या था, उसमें इतना गैप क्यों था। जो बात सर्वदलीय बैठक से निकली थी उससे तो रास्ता समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए था, मगर हुआ उल्टा। और जब ये बात जाकर के उन्होंने रामलीला मैदान में कही तो स्थिति भड़का हुई, लोग भड़क गए। खैर मुझे अच्छा लगा कि रात को 12 बजे के करीब प्रणव जी का एक बयान आया, माई वर्ड्स वर ट्विस्टेड। 12:30 बजे सलमान खुर्शीद जी का इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कहा कि बात टूटी नहीं है, बात कल भी हुई थी, बात आज भी हुई है और बात आगे भी होगी। थोड़ा समाधान हुआ। अगले दिन मैंने स्वयं ये प्रश्नकाल के अंदर प्रश्नकाल स्थगन का नोटिस देकर के प्रश्न पूछा जिसमें प्रणव जी ने समाधान किया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, तो भी वो इंप्रेशन कैसे गया मुझे नहीं मालूम। पर उस बात को बाद में बनाया प्रधानमंत्री जी ने। वो सदन में आए भ्रष्टाचार की बहस का उत्तर देने के लिए, उन्होंने स्वयं प्रसंग चलाया और प्रसंग चला करके ये कहा, अन्ना के प्रयासों की सराहना करते हुए आई अपलॉड हिम, आई सैल्यूट हिम। उन्होंने कहा कि मैं उनसे अनशन तोड़ने की अपील करता हूं और उन्हें आश्वासन दिलाया कि हम एक प्रभावी और मजबूत लोकपाल बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी की भावना सदन की भावना बन जाए, इसलिए विपक्ष की ओर से मैंने खड़े होकर स्वयं को संबद्ध किया और आपने स्वयं खड़े होकर पीठ की गरिमा उसमें जोड़ दी। उसके बाद तो लगता था कि जरूर समाधान निकल आएगा। 4 बिल का नाम भी दिया था। हाँ, उन सब बिलों की चर्चा होगी कहा और हाउस में होगी ये भी कहा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि उसके आधार पर जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अगले दिन सरकार कोई मोशन लाने वाली थी, कोई रेजोल्यूशन लाने वाली थी या किस तरह से वो पहल करने वाली थी। क्योंकि उस रात अन्ना के प्रतिनिधि पहली बार हमसे मिलने आए और उन्होंने हमसे ये कहा कि सरकार एक मोशन लाएगी जो रेजोल्यूशन की शक्ल में होगा जिसमें अन्ना की 3 मांगे होंगी। हम आपसे समर्थन मांगने आए। हमारी कुछ आशंकाएं थी, हमारे कुछ प्रश्न थे, हमने उनसे बात की। कहीं उन्होंने हमारी बात समझी, कहीं हमने उनकी बात समझी और हमारे बीच में एक आम सहमति उन प्रश्नों पर बनी। मैंने संसदीय कार्य मंत्री से संपर्क साधा कि कोई रेजोल्यूशन या मोशन आप ला रहे हैं। उन्होंने कहा अभी तक तय नहीं हुआ। अगले दिन सुबह मैंने फिर संपर्क साधा, कोई रेजोल्यूशन आप ला रहे हैं? उन्होंने कहा अभी भी तय नहीं हुआ, मैं 10 बजे बता पाऊंगा। मैं 10 बजे फिर संपर्क साधा तो उन्होंने कहा कि सोच रहे हैं कि 193 के कुछ नोटिसेज ले लें और उस पर चर्चा करा दें। अध्यक्ष जी मैं अवाक रह गई। समय हो रहा था, मैं सीधे सदन में आई, गुरदास दास गुप्ता जी और वासुदेव आचार्य मुझे मिले तो उन्होंने कहा कि क्या आपसे भी सरकार ने कहा कि 193 के नोटिसेज दे दें? मैंने कहा जी कहा तो है। तो उन्होंने कहा सरकार पलट कैसे गई, हम क्यों नोटिस दें? पहल सरकार ने करनी थी, मोशन सरकार का आना था, रेजोल्यूशन सरकार की तरफ से आना था। ये हमारे कंधों पर डाल करके और सांसदों का एक नोटिस आ जाए, उस पर चर्चा हो जाए, ये बात तो समझ में नहीं आई। गुरदास दास गुप्ता ने मुझे बताया कि इफ्तार पार्टी में पहले दिन उन्होंने एक सजेशन दिया था कि सरकार की तरफ से मोशन नहीं तो एक स्टेटमेंट आ जाए, हम उस स्टेटमेंट पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन समझ नहीं आया कि सरकार पैर पीछे क्यों हटा रही थी। इतने में करीब 11:30 बजे मेरे चीफ विप ने आकर मुझे बताया कि मीडिया पर एक खबर चल रही है, श्री राहुल गांधी अन्ना हजारे पर एक वक्तव्य देंगे। सुबह से एक खबर आ रही थी कि शायद इसमें श्री राहुल गांधी कांग्रेस के महासचिव इसमें कोई प्रमुख भूमिका निभाने वाले हैं। जब उन्होंने आकर के मुझे ये खबर दी तो मुझे लगा कि शायद वो बात सही है। इतने में मैंने पीछे की तरफ देखा कि क्या राहुल गांधी सदन में बैठे भी हैं, क्योंकि वो आते ही बहुत कम हैं। देखा वो बैठे थे तो मुझे उस बात की पुष्टि होती नजर आई।
तो मुझे लगा मगर राहुल गांधी किस पर बोलेंगे, लगा कि 0 आवर में बोलते होंगे, अधिकार है किसी भी मेंबर का। तो मैंने 0 आवर की सूची जो मेरी टेबल पर आती है वो देखी, उसमें उनका नाम नहीं था। तो मुझे लगा कोई बात नहीं, इसी सदन में बहुत बार जिन लोगों का नाम उस 20 में नहीं आता बैलेट में, वो स्पीकर से विशेषाधिकार के तहत अनुमति मांग लेते हैं और आप अनुमति देती हैं, काफी उदारता से देती हैं। तो अगर उन्होंने मांगी होगी, आपने भी दे दी होगी, तो शायद उसके तहत बोले, और वही हुआ। जैसे ही पेपर्स लेइंग खत्म हुई, आपने उनको अनुमति दी, वो बोलने लगे, हम सुनने लगे। इतनी देर में मैंने देखा दौड़ते दौड़ते प्रधानमंत्री जी भी आए और सदन में बैठ गए सुनने के लिए। मुझे लगा कि शायद कोई बहुत बड़ी बात वो कहने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी स्वयं चलकर आए हैं। अब वो कांग्रेस महासचिव हैं, लेकिन इस सदन के तो दूसरी बार के जीते हुए सदस्य ही हैं। आपने उन्हें अनुमति दी। आप अनुमति देती हैं अध्यक्ष जी, बहुत बार देती हैं, लेकिन 0 आवर में कोई विषय उठाने की अनुमति देती हैं आप, प्रवचन करने की अनुमति नहीं देती। 3 मिनट की अनुमति देती हैं आप, 3 मिनट की अनुमति देती हैं आप, और खींच कर मैं कुछ ऐसा नहीं करूं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी आप 3 मिनट की अनुमति देती हैं, जिसे खींचकर हमें 5 मिनट तक ले जाना पड़ता है, जिसमें बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। 3 से 5 होते नहीं हैं, लेकिन 5 पन्नों का एक पढ़ा लिखा हुआ वक्तव्य जो उन्होंने यहां पढ़ा 15 मिनट का। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं, मैं चेयर के डिसीजन को चैलेंज नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूं हमारी बाध्यता है उस निर्णय को मानना, और हमने माना। बैठ जाइए। आपने मना किया। अध्यक्ष जी, क्योंकि प्रणव दा ने एक विवरण दिया और मैंने प्रारंभ में कहा उस विवरण में कुछ गैप्स हैं, मैं उन गैप्स को भर रही हूं, इसलिए मैं कोई चीज अप्रासंगिक नहीं कह रही। मैंने ये कहा कि हम ये सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री ने जो पहले दिन बोला सरकार पैर पीछे क्यों हटा रही है, मैं उस पर आ रही हूं। श्री राहुल गांधी ने, जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं, यहां खड़े होकर कहा, आई बिलीव वी नीड मोर डेमोक्रेसी विद इन आवर पॉलिटिकल पार्टीज। हंसी आती है। आई बिलीव इन गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ आवर पॉलिटिकल पार्टीज। आई बिलीव in empowering our youth, in opening the doors of our closed political system, in bringing fresh blood into politics and into this house. I believe in moving our democracy deeper and deeper into our villages and our cities. Let us commit ourselves to truth and probity in public life. We owe it to the people of India. अध्यक्ष जी, वो राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे थे या 0 आवर का इंटरवेंशन कर रहे थे, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लेकिन सुषमा जी ने शुरू में एक आज डिबेट को ऊंचे स्तर पे रखने की बात कही थी। मैं समझता हूं कि वही हम रख लें तो बहुत अच्छा है। मैडम, अध्यक्ष जी, was that speech an address to the nation or a 0 hour intervention? I'm asking you. अध्यक्ष जी,
कांग्रेस की तरफ से बात हो जाएगी, इसके बाद ही कांग्रेस का टर्न है, इसके बाद ही कांग्रेस की बारी है। बैठ बैठ। रूल, हाँ, व्हाट इज द रूल? I'm only quoting the rules book. Rule? Any member, Rule? Madam, authority of the Speaker, I am only raising this issue that can any member in this House, whoever he or she may be, raise any question about the decision of the Honorable Chair? This is my question. कोई कुछ नहीं। अध्यक्ष जी, इस पे क्या रूलिंग? 0 आवर का कंटेंट आप तय करेंगी क्या? क्या रूलिंग? अध्यक्ष जी, बैठ 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 जाइए, बैठ, आप भी बैठ 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 जाइए संजय जी, बैठ, नथिंग इम्पोर्टेंट, बैठ, आप भी बैठ जाइए जगदम्बिका पाल, बैठ, ठीक है ठीक है ठीक है अध्यक्ष जी, ठीक है, ठीक, बैठ जाइए बैठ जाइए, हाँ बोल। अध्यक्ष जी, बाद में समझ में आया कि वास्तव में वो कहना क्या चाहते थे। उन्होंने कहा, इट इज नॉट ए मैटर ऑफ हाउ द प्रेजेंट इम्पास विल रिजॉल्व, इट इज ए मच ग्रेटर बैटल, देयर आर नो सिंपल सॉल्यूशंस। तब पता चला कि वो वास्तव में कांग्रेस पार्टी की लाइन यहां बताने के लिए आए थे। और मुझे उस समय समझ में आया कि सरकार दुविधा में क्यों थी, सरकार पैर पीछे क्यों खींच रही थी। अब आया आपको पता कि मैं ये बात क्यों कह रही थी, मैं वो गैप फिल कर रही हूं। उस समय समझ में आया कि सरकार रास्ते क्यों तलाश रही थी, सरकार ऐसा रास्ता क्यों तलाश रही थी जहां उसे कुछ कमिट ना करना पड़े, बल्कि किसी एक मेंबर के माध्यम से या 193 का नोटिस दिलवा करके वो चर्चा करवा के एक रस्म अदायगी पूरी कर दे। ये बात मैं आपसे कहना चाह रही थी। और मैं कहना चाह रही थी कि प्रधानमंत्री जी ने एक दिन पहले जो स्टेट्समैनशिप दिखाई थी, इसी सदन से खड़े होकर उसमें कांग्रेस पार्टी के महासचिव ने पानी फेरने का काम किया। और इसीलिए हमें समझ में आ गया कि कोई मोशन, कोई रेजोल्यूशन कांग्रेस की तरफ से नहीं आएगा, सरकार की तरफ से नहीं आएगा। तब सारे विपक्ष ने आपत्ति जताई। गुरदास दास गुप्ता, शरद यादव, वासुदेव आचार्य, सारे लोग, दारा सिंह चौहान जी हमारे साथ थे, सारे लोग हम मिले और हमने कहा कि 193 पर चर्चा नहीं होगी। सरकार को या तो एक स्टेटमेंट देना होगा या हम एक 184 का नोटिस देंगे जिस पर चर्चा होगी। पर मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री ने दोबारा बागडोर अपने हाथ में ली है। मुझे खुशी है। आज मैं अभिनंदन करती हूं आपका कि आपने, जो प्रणब मुखर्जी ने आज बयान दिया है, उस बयान में उन्होंने वो तीनों मुद्दे सदन के सामने रख दिए। सरकार कमिट नहीं कर रही, ठीक है, सरकार अगर उस पर कोई सेंस ऑफ द हाउस आएगी, वोटिंग के समय पता चलेगा सरकारी पक्ष क्या चाहता है। लेकिन जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी, वो तीनों मुद्दे जो मांगे हैं अन्ना हजारे जी की, आज उन्होंने अपने वक्तव्य के अंदर सदन के सामने रख दिए और सदन को कहा कि संविधान और संसदीय मर्यादा के तहत इस पर रास्ता निकालो, इस पर जवाब दो। अब मैं उन मुद्दों पर आती हूं। अध्यक्ष जी, हम बहुत दिनों से ये बात कह रहे हैं कि एक प्रभावी और लोकपाल बिल होना चाहिए, सशक्त और स्वतंत्र लोकपाल बिल होना चाहिए। लेकिन उसका स्वरूप क्या होगा? कौन से बिल को हम प्रभावी कहेंगे, कौन से बिल को हम सशक्त कहेंगे? देश पूछेगा, देश जानना चाहता है और इसीलिए उसके प्रभावीपन को तय करने के जो मुद्दे हैं, उसमें पहला मुद्दा है कि क्या उसके अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री होंगे कि नहीं होंगे।
आपको याद होगा कि जिस समय ये बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, मैंने उस समय भी उस पर आपत्ति की थी, ये कहते हुए कि इस बिल के अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री को नहीं रखा गया है, ये संविधान का उल्लंघन है, ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का उल्लंघन है। मैंने कहा था आपसे कि हमारा संविधान नागरिकों में फर्क नहीं करता, छोटे बड़े का भेद नहीं करता। हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रधानमंत्री और एक आम झुग्गी वाले आदमी के बीच में किसी तरह का कोई भेद नहीं करता। हमारा आईपीसी, हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सबको बराबर मानता है। तो आज ऐसे समय में जब भ्रष्टाचार से लड़ने का एक हथियार हम ला रहे हैं, अगर उसकी व्यवस्था में से हम प्रधानमंत्री को अलग कर देंगे तो देश को क्या संदेश होगा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में प्रधानमंत्री हैं, आईपीसी में प्रधानमंत्री हैं, लेकिन लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री नहीं है। और खास तौर पर ऐसे समय में जबकि ऐसे मुकदमे चल रहे हों जहां एक मंत्री कहता हो कि मेरा किया धरा सारा प्रधानमंत्री को पता था, दूसरा मंत्री कहता हो कि मैंने सब कुछ उन्हें बताकर किया था, कोर्ट में वकील ये कह रहे हो कि हम प्रधानमंत्री को गवाह के तौर पर बुलाएंगे। ऐसे समय में अगर आप लोकपाल के दायरे में से प्रधानमंत्री को अलग रखेंगे तो देश क्या ऐसे लोकपाल को प्रभावी मानेगा? अध्यक्ष जी, ये चर्चा हमारे समय में भी आई थी। 98 और 2001 में जब हमने बिल पेश किया, आई थी ये बहस, प्रधानमंत्री आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। लेकिन मैंने पहले वो दोष स्वीकार कर लिया कि हम पारित नहीं कर पाए, लेकिन बिल के कंटेंट की बात कर रही हूं। अटल जी ने स्वयं आगे बढ़कर उस चर्चा को रोक दिया। अटल जी ने कहा इस बहस को रोक दो, मैं कह रहा हूं कि मैं इस दायरे में आऊंगा, आप प्रधानमंत्री को इसके दायरे में लेकर आओ। और जितने भी विरोधी थे, मैं आ रही, मैं इसी पे आ रही, यही कह रहे मैं हैं, इसी पर आ रही। लेकिन आपने भी पारित नहीं किया। सुनो तो हमारे प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष जी, बैठ जाइए, नथिंग विल गो इन रिकॉर्ड। मैं इसी पर आ रही। मेरा अगला वाक्य यही है कि अटल जी ने ये बात कही और हमने तुरंत मान ली, लेकिन आज भी प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं, ये मैं कह रही हूं, आज के वर्तमान प्रधानमंत्री भी ये बात कह रहे हैं कि मैं उसके दायरे में आना चाहता हूं, लेकिन कोई मान नहीं रहा इनकी। इसलिए मैं ये कह रही हूं, अध्यक्ष जी, मैं ये कह रही हूं, अध्यक्ष जी, मैं ये कह रही हूं कि वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री बोलते ही कम हैं, और जब बोलते हैं तो उनकी कोई सुनता नहीं है। तो मैं कह रही हूं, सुनो, मैं आपको कह रही हूं, प्रधानमंत्री तो चाह रहे हैं आना, मैं आपको कह रही हूं, उनकी सुनो, वो सही कह रहे हैं, उनकी मानो। उनकी मानो। और इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री जी स्वयं आगे बढ़कर इन प्रयासों पर अंतिम वाक्य कह दें, रोक लगा दें, और हम तय करें कि प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे में आना चाहिए, मगर 2 अपवादों के साथ। राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर, ये 2 ऐसे विषय हैं जिन पर बहुत सी चीजें प्रधानमंत्री को करनी होती हैं जो सार्वजनिक हित में, पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकती। एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते बोल रही हूं, सस्ती लोकप्रियता लूटने के लिए नहीं बोल रही, एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते बोल रही हूं, प्रधानमंत्री इसमें आने चाहिए, मगर 2 अपवादों के साथ। अध्यक्ष जी, दूसरा विषय है न्यायपालिका का। जुडिशरी लोकपाल के दायरे में आए या ना आए। अध्यक्ष जी, मेरा नाता जुडिशरी से बहुत पुराना रहा है। मात्र 21 वर्ष की उम्र में 1973 में मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने आई थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट में कुल 13 जजेस होते थे। मेरा सौभाग्य है कि मैंने जस्टिस भगवती, जस्टिस चंद्रचूड़,
और जस्टिस कृष्णाय्यर जैसे जजेस को देखा, उनकी कोर्ट में अपीयर होने का मुझे मौका मिला। जस्टिस भगवती की फेयरवेल स्पीच में उन्होंने मुझे बुलाया था। मैंने उन्हें गरीबों का मसीहा कहकर संबोधित किया था, क्योंकि मैंने वो दृश्य देखा था जब एक पोस्ट कार्ड पर एक गरीब की लिखी हुई पीड़ा को उन्होंने याचिका मान करके स्वीकार किया था और उस पर नोटिस दिया था। जस्टिस कृष्णाय्यर की जजमेंट पीस ऑफ लिटरेचर हुआ करती थी, साहित्यिक कृतियां। जस्टिस चंद्रचूड़ के कक्ष में ताजा बयार मिलती थी, वो विभूतियां हम लोगों ने देखी हैं। जस्टिस कृष्णाय्यर की पत्नी के निधन के बाद उन्होंने मुझे केरल बुलाया था शारदा मेमोरियल लेक्चर देने के लिए। तब मैंने देखा था कितना मान सम्मान उनका उनके गृह प्रदेश में था। यहां कपिल सिब्बल जी बैठे हैं, मुझे नहीं मालूम आप उस दृश्य के साक्षी हैं या नहीं है कपिल जी। जिस समय जस्टिस वेंकट चलैया का फेयरवेल हो रहा था, 400 वकील लाइन लगाकर खड़े थे उनके चरण छूने के लिए। मैंने वो जुडिशरी देखी। पॉइंट ये, लेकिन आज गिरावट ये आ गई कि हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट ने एक बंद लिफाफे में खड़े होकर चीफ जस्टिस को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, इसमें 8 मुख्य न्यायाधीशों के नाम हैं जो सब भ्रष्ट आचरण के दोषी हैं। और बाहर जब चर्चा में वो नाम निकले तो बजाय किसी के ये कहने के कि इसमें कोई नाम गलत जुड़ गया, लोगों ने कहा इसमें से एक आध नाम छूट गया। दुर्भाग्य है। न्यायपालिका शब्द तो संविधान का नाम है, वास्तव में ये न्याय के मंदिर है, जहां एक व्यक्ति आस लगाकर, उम्मीद लगाकर जाता है। हमारे यहां तो पंच को परमेश्वर माना जाता है, न्यायालय में बैठा हुआ न्यायाधीश तो भगवान की मूर्ति होता है। लेकिन अगर वो भ्रष्ट आचरण के दोषी हो जाएं तो क्या करें। लेकिन लोकपाल के दायरे में लाना समस्या का समाधान नहीं है। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल जो सरकार ला रही है वो अकेला भी समाधान नहीं है। हमने उसमें अपनी ओर से एक सुझाव दिया है नेशनल जुडिशियल कमीशन का। और मैं आपको कहना चाहूंगा, इस लोकपाल बिल के ऊपर एक राउंड टेबल हुई थी जिसमें जस्टिस वेंकट चलैया थे, जस्टिस कृष्णाय्यर थे, जस्टिस जे.एस. वर्मा थे। उन्होंने इस नेशनल जुडिशियल कमीशन को मानते हुए, मान्यता देते हुए ये कहा था, पहले उन्होंने आज की जुडिशरी पर जो दुर्दशा है उस पर जो कहा मैं पढ़ना चाहती हूं। रीसेंट डिस्टॉर्शंस इन जुडिशरी, certain distortions and glaring inadequacies are endangering the credibility of higher judiciary. In recent years, several credible allegations have been leveled against individual judges. While the judiciary on the whole is conducting itself with admirable dignity and propriety, the actions of a few black sheep are damaging the entire institution. Now is the time to press for genuine judicial reform. An honest judiciary enjoying full public confidence is clearly the need of the hour. और उसके बाद उन्होंने जुडिशियल कमीशन की बात की। वो जो नेशनल जुडिशियल कमीशन के केवल 2 पैराग्राफ्स में पढ़ती हूं, छोटे छोटे। क्रिएशन ऑफ ए नेशनल जुडिशियल कमीशन फॉर ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट्स इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स. दिस मैकेनिज्म वुड कंबाइन द इम्पैक्ट फ्रॉम द इलेक्टेड ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी एंड चेयर्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट. ये पहली रिकमेंडेशन है। दूसरी, replacing the present cumbersome and unsatisfactory constitutional mechanism of impeachment under Article 124(4) with a more effective mechanism for removal of errant judges functioning under the NJC framework. और इन दोनों चीजों को कहते हुए उन्होंने कंक्लूजन दिया, the above proposals mesh harmoniously and synergistically with the provisions contained in the Judicial Standards and Accountability Bill 2010. Now in the Parliament. Together, they create a permanent, independent and empowered body to ensure judicial accountability in the form of National Oversight Committee and Scrutiny Panels. ये हमारा सुझाव है प्रधानमंत्री जी, कि जहां तक न्यायपालिका का सवाल है उसे लोकपाल के नीचे करने के बजाय एक नेशनल जुडिशियल कमीशन बनाइए जो जजेस की नियुक्तियों पर भी और उनके पद मुक्त होने के भी
तरीके तय करे, प्रावधान तय करे और हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी न्यायपालिका आए जिस न्यायपालिका पर कोई प्रश्न चिन्ह न लग सके। दूसरा विषय, ये बचाने का नहीं, ज्यादा प्रभावी तरीका है। अध्यक्ष जी, तीसरा विषय है सीबीआई का। जन लोकपाल बिल कहता है सीबीआई के एंटी करप्शन विंग को लोकपाल के नीचे कर दे। बहुत दिनों से हम शरद जी सीबीआई को स्वायत्त बनाने की बात कर रहे हैं कि ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए। हमने बहुत बार आपके पास नोटिस दिया कि हम सीबीआई के दुरुपयोग पर चर्चा करना चाहते हैं, किसी न किसी कारण से वो चर्चा टलती रही। लेकिन सीबीआई का दुरुपयोग देखने के लिए हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यहां बहुत भुक्तभोगी बैठे हैं जो सीबीआई के हाथ देख चुके हैं। मेरे बराबर में बैठे हैं यहां के सबसे वरिष्ठ सांसद अडवाणी जी, हवाला का एक केस बना दिया। सार्वजनिक जीवन में शुचिता की पराकाष्ठा कहते हुए उन्होंने कहा, मैं संसद के परिसर में प्रवेश नहीं करूंगा जब तक कि मैं इससे बाहर नहीं हो जाता। मेरे पीछे बैठे हैं यशवंत सिन्हा, सीबीआई ने हवाला का केस बना दिया। वो बैठे शरद यादव, जिंदगी लगा दी, सीबीआई ने हवाला का केस बना दिया। क्या निकला? जीरो। वो मदन लाल खुराना दोबारा कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सके, सीबीआई ने हवाला का झूठा केस बना दिया। सारे प्रतिपक्ष के नेताओं को देख लीजिए और उधर देख लीजिए, सारे प्रतिपक्ष के नेता कहीं ना कहीं सीबीआई के शिकंजे में फंसाए जा चुके हैं। लालू यादव, मुलायम भाई, जयललिता जी, हम नहीं फंसाए, 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 हम नहीं फंसाए। असत्य मत बोलिए, असत्य भाषण मत करिए, असत्य भाषण मत करिए, असत्य भाषण मत करिए। वो देखिए दक्षिण की पार्टियों में मैडम जयललिता एक जगह से प्रारंभ हो जाएगी, एक जगह से। पंजाब जाओ तो बादल परिवार, हरियाणा जाओ तो चौटाला परिवार, यूपी जाओ तो दोनों मुलायम भाई भी, बहन मायावती। सारा भ्रष्टाचार प्रतिपक्ष में हो रहा है और सारे के सारे दूध के धुले उधर बैठे। और अध्यक्ष जी, एक ताजा उदाहरण तो इतना भयावह है जगन मोहन रेड्डी का। कल तक कांग्रेस के सांसद थे, उनके पिता वाईएसआर रेड्डी आंध्र प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस नेतृत्व के बहुत चहेते मुख्यमंत्री थे, नजदीक थे, सबसे प्यारे थे। लेकिन जैसे ही कांग्रेस छोड़ी, ले सीबीआई की रेड और ले सीबीआई का केस। मैं पूछना चाहती हूं, क्या हुआ? अध्यक्ष जी, मरने के बाद भी नहीं छोड़ा। जीते जी बैठ जाइए, नथिंग टू डू रिकॉर्ड। बैठिए, आप भी बैठ जाइए। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, जीते जी संबंध इतने अच्छे और मरने के बाद अभियुक्त बना दिया, मरने के बाद अक्यूज के कॉलम में डाल दिया। मैं केवल एक बात पूछना चाहती हूँ, ये कांग्रेस कौन सी पवित्र गंगा है जिसमें जब तक डुबकी लगाते रहो तब तक साफ सुथरे और दूध के धुले और बाहर निकले नहीं के भ्रष्टाचार के पुतले।
बैठ जाइए। और जब देखो टेक योर सीट, नथिंग विल गो इन रिकॉर्ड। हाँ बोलिए। लोग कहते हैं कि सीबीआई कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, मैं कहती हूं नहीं। जैसे ही कोई वोट की विधा आ जाए हाउस में, शरद भाई मुझे कहते रहते हैं सुषमा जी वोट की विधा में चर्चा मत कराया करो। मैंने कहा क्यों? बोले हमारे कई बहन भाइयों पे तलवार लटक जाती है। तो मैंने कहा हाँ, सीबीआई कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं, सीबीआई कांग्रेस बचाओ इंस्टीट्यूशन बन जाती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आया आप सामने। अध्यक्ष जी, अभी कैश फॉर वोट का केस बना, अमर सिंह चार्जशीटेड, सुधींद्र कुलकर्णी चार्जशीटेड, हमारे 2 एक्स-एमपी चार्जशीटेड, लेकिन जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी थे जिनकी सरकार बची थी वो सारे बरी। ये है सीबीआई, ये है सीबीआई। अगर अमर सिंह कर रहे थे तो किसके लिए कर रहे थे? जिन्होंने विसल ब्लोअर का काम किया, हम लोकपाल में विसल ब्लोअर की बात कर रहे हैं, जिन्होंने विसल ब्लोअर का काम किया वो दोषी, वो अपराधी, और जिनकी सरकार बची, जो लाभार्थी हुए, जो बेनिफिशियरी बने, वो बरी। ये है सीबीआई का कॉन्डक्ट। इसलिए हम चाहते हैं कि वो कांग्रेस बचाओ इंस्टीट्यूशन के बजाय एक स्वायत्त संस्था बने। और अगर जन लोकपाल चाहता है कि एंटी करप्शन विंग लोकपाल के नीचे कर दिया जाए तो हम सहमत हैं। अध्यक्ष जी, फिर आती है अधिकार क्षेत्र में एमपीज की बात, सांसदों की। अभी नेता सदन ने बात करते हुए कहा कि हम जो बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करें। हम जब यहां आते हैं तो संविधान की शपथ लेकर आते हैं। हम कोई भी सुझाव संविधान के बाहर नहीं करेंगे। संविधान की धारा 105 सांसदों को इम्यूनिटी देती है हाउस के अंदर के व्यवहार और आचरण के लिए। वो इम्यूनिटी बनी रहनी चाहिए। ये हाउस सुप्रीम है। और मैं ये भी कहना चाहती हूं, इस हाउस ने अपनी सुप्रीमेसी दिखाते हुए भी अपनी स्ट्रेंथ भी दिखाई। इस हाउस ने प्रश्न पूछने के बदले मात्र 5,000 रुपए की राशि के आरोप में, आरोप कह रही हूं क्योंकि कोई जांच नहीं हुई बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से, हाउस कमेटी ने केवल जांच की थी, लेकिन मात्र 5,000 रुपए की राशि लेने के आरोप में इन दोनों सदनों ने मिलकर 11 सांसदों को राजनीतिक सदस्यता से, इस सदन की सदस्यता से निष्कासित कर दिया। उनके राजनीतिक कैरियर खत्म कर दिए। ये ताकत है इस हाउस के अंदर, यह ताकत है इस सदन के अंदर। लेकिन जहां तक बाहर के आचरण का सवाल है, बाहर तो हम लोग ऑर्डिनरी सिटीजन हैं, साधारण नागरिक हैं। बाहर हम पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लागू है। नरसिम्हा राव जी की जजमेंट के बाद हमारा बाहर का आचरण पब्लिक सर्वेंट बन गया, तो इसलिए बाहर का आचरण लोकपाल के घेरे में आए उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अंदर का आचरण हाउस इसमें सुप्रीम होना चाहिए। इसके बाद अध्यक्ष जी मैं आती हूं इसकी कॉम्पोजिशन पर, क्योंकि प्रभावी लोकपाल के लिए ये सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत है कि वो चुना कैसे जाए। कोई भी कॉम्पोजिशन सिलेक्शन कमेटी की अगर ऐसी होगी जिसमें सरकारी पक्ष का बाहुल्य होगा तो उसमें से सरकारी लोकपाल निकलेगा, क्योंकि इसका मेरे से ज्यादा प्रत्यक्ष अनुभव किसी को नहीं है कि जिस कमेटी में सरकारी लोग बहुलता में होते हैं वहां क्या होता है। सीरीज एक एक करके कुछ विषय आपके लिए भी छोड़ रही हूं ना। अभी मैं अधिकार क्षेत्र में अध्यक्ष जी, सीबीसी की कमेटी में सरकारी पक्ष का बाहुल्य एक का होता है केवल। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री होते हैं, नेता प्रतिपक्ष होती हैं, 2 to 1। लेकिन वहां विमत को किस तरह से दरकिनार करके अपना निर्णय थोपा जाता है, इसकी मैं प्रत्यक्ष अनुभवी हूं। मैं अपनी बात कहती रह गई, लेकिन मेरी बात सुनी नहीं गई। ये तो ईश्वर ने मुझे साहस दिया है अध्यक्ष जी कि मैं अकेली इन दोनों से भिड़ गई और वहां अपनी असहमति लिखित में दर्ज कराकर उठी। उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में वो मामला तार्किक परिणति तक पहुंचा। लेकिन उसने मुझे ये अनुभव दे दिया
कि जिस कमेटी में सरकारी पक्ष बहुलता में होता है वहां कैसा चयन होता है। इसलिए मेरा ये कहना है कि कमेटी जो भी बने उसमें सरकारी पक्ष के लोग कम और गैर सरकारी ज्यादा होने चाहिए, तभी एक स्वतंत्र और एक निष्पक्ष लोकपाल हम निकल पाएंगे। लेकिन इसकी एक दूसरी अति हमने कल देखी गुजरात के लोकायुक्त के नियुक्ति में कि सरकार को पूरी तरह बाईपास कर दिया। लोग कहते हैं गुजरात में लोकायुक्त क्यों नहीं बना? अध्यक्ष जी, गुजरात में लोकायुक्त क्यों नहीं बना पूछते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री ने चीफ जस्टिस द्वारा दिए गए नाम को नेता प्रतिपक्ष के साथ सहमत होकर गवर्नर को भेजा। 6 साल फाइल गवर्नर ने नहीं निकाली, तात्कालिक गवर्नर ने। उसके बाद और उसी व्यक्ति को बाद में महाराष्ट्र के NHRC में लगा दिया गया, लेकिन गुजरात का लोकायुक्त नहीं बनाया। बाद में मीटिंग बुलाई तो नेता प्रतिपक्ष आए नहीं, बाइकॉट कर दिया। और कल क्या घटा? कल पूरी सरकार को बाईपास करते हुए गवर्नर ने स्वयं नियुक्ति कर दी। ये दूसरी एक्सट्रीम है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि कॉम्पोजिशन के समय ये संतुलन बनना बहुत जरूरी है कि ना तो सरकार का बाहुल्य हो और ना सरकार की पूरी तरह अनदेखी हो, तब एक संतुलित चयन समिति हम निकाल पाएंगे और एक संतुलित चयन प्रक्रिया हम इसमें रख पाएंगे। इसके बाद अध्यक्ष जी, वो 3 प्रश्न आते हैं जो हमारे लिए, हमारे विचार के लिए नेता सदन ने अपने वक्तव्य में उठाए हैं। एक विषय है कि एक ही एक्ट से लोकपाल और लोकायुक्त बन सकता है क्या? या बैठे हैं बहुत संविधान विशेषज्ञ, वो कहेंगे कि जो स्टेट सर्विसेज हैं वो स्टेट का विषय है, वो स्टेट की एंट्री है। लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का विषय उठेगा, हम कैसे एक ही एक्ट से दोनों बना दें। तो मैं उन्हें बताना चाहती हूं, एक तो जो 1968 का लोकपाल बिल आया था और 1971 का, उसका शीर्षक ही था लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट। तो ये कोई नई बात नहीं है। और दूसरा मैं कहती हूं कि जो संविधान हमें ये देता है कि ये स्टेट एंट्री है, ये सेंट्रल एंट्री है, वही संविधान की धारा 252 में हमें यह अधिकार भी देता है कि 2 राज्यों के समर्थन से ये लोकसभा बिल बना सकती है एक इनेबलिंग प्रोविजन के साथ, जिसको बाद में राज्य स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि आर्टिकल 252 हम देख लें, और आर्टिकल 252 में जो लिखा है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर 2 or more states by consent and adoption of such legislation by any other state, इसके तहत हम एक ही बिल से लोकपाल और लोकायुक्त बना सकते हैं, 2 राज्यों के समर्थन से बना दें और बाकी एक इनेबलिंग प्रोविजन बना दें ताकि राज्य सरकारें उसको अडॉप्ट कर सकें और कोई राज्य सरकार ये न कह सके कि हमारे पास कोई मॉडल बिल नहीं। दूसरा विषय है ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। आज यहां कहकर ये बात कहते हुए मुझे खुशी होती है, भारतीय जनता पार्टी की 2 राज्य सरकारों ने और एक एनडीए की राज्य सरकार ने इस ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को पहले ही स्थापित कर दिया। मध्य प्रदेश ने एक बिल बनाया, लोक सेवा प्रदाय गारंटी विधेयक। बिहार ने एक बिल बनाया और कल मुझे जानकारी मिली हिमाचल ने भी लोक सेवा प्रदाय गारंटी विधेयक बना दिया। अध्यक्ष जी, पंजाब में बना दिया, बना रहे। तो जहां तक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म का सवाल है, जहां तक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म का सवाल है, बहुत ही प्रभावी लोक सेवा प्रदाय गारंटी विधेयक बने हैं, जिसमें यह तय किया गया है, यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई पटवारी 15 दिन के अंदर गिरदावरी नहीं देता, अगर कोई तहसीलदार 1 महीने के अंदर नामांतरण नहीं करता,
तो उसको जो जुर्माना लगेगा वो उसकी तनख्वाह से काटा जाएगा और वो जुर्माने की राशि उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसको 15 दिन के अंदर जिसका काम नहीं हुआ या 1 महीने के अंदर जिसका काम नहीं हुआ। सिटीजन चार्टर को सामने रख करके ये विधेयक बनाए गए हैं। जन लोकपाल बिल जो डीम्ड करप्शन की बात करता है उससे हम सहमत नहीं है, क्योंकि डीम्ड करप्शन में सीधे 15 दिन में काम न करने पर सजा का प्रावधान है। हम ये कहते हैं इनएफिशिएंसी और डीम्ड करप्शन एक चीज नहीं मानी जानी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अन्ना हजारे के प्रतिनिधि भी इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि जो हमारे लोक सेवा प्रदायी गारंटी विधेयक हैं वो सिटीजन चार्टर का एक बहुत अच्छा स्वरूप लेकर के आए हैं। सारी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार वैसे सिटीजन चार्टर के साथ पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट बना सकती है ताकि आम आदमी को ये पता चले कि उसका काम इतने दिन में होगा ही होगा, और नहीं होगा तो उस अधिकारी पर जुर्माना लगेगा और जुर्माने की राशि उसे मिलेगी जिसका नुकसान हुआ। इसके बाद तीसरा विषय है लोअर ब्यूरोक्रेसी का। जहां तक लोअर ब्यूरोक्रेसी का सवाल है अध्यक्ष जी, मैं यहां कहना चाहती हूं कि कुछ चीजें मनोवैज्ञानिक असर भी डालती हैं। इसके विरोध में केवल एक तर्क है कि अनवील्डी बॉडी हो जाएगी, लेकिन अगर हम बैलेंस करें कि उसका मनोवैज्ञानिक असर क्या जाएगा। आज आम आदमी बड़े आदमी के भ्रष्टाचार से उतना परेशान नहीं है, क्रोधित है, उतना परेशान नहीं है, क्योंकि उसका उससे वास्ता ही नहीं पड़ता। वो जब अखबार में पढ़ता है तो उसे गुस्सा आता है, उसे लगता है कि ये क्यों लूट रहा है, कि मेरे गाढ़े कमाई के पैसे से जो टैक्स मैंने भरा है ये उसे लूट रहा है। क्रोधित होता है लेकिन परेशान नहीं होता। तंग होता है छोटे अफसर से, राशन कार्ड बनवाने जाता है, राशन कार्ड नहीं बना, लाइसेंस बनवाने जाता है, लाइसेंस नहीं बना। और कहीं ना कहीं जन लोकपाल बिल ने यह आकांक्षा जता दी है कि ये जो हम हथियार ला रहे हैं ये तुम्हें उससे बचाएगा, छोटे भ्रष्टाचार से बचाएगा। और ये जो उमड़ घुमड़ कर लोग आ रहे हैं ये उन बड़े भ्रष्टाचारों के खिलाफ नहीं आ रहे, ये उम्मीद लेकर आ रहे हैं, ये आशा लेकर आ रहे हैं, आस मन में लेकर आ रहे हैं कि यह जन लोकपाल बिल मेरे मर्ज का इलाज होगा, क्योंकि उसके अंदर छोटी ब्यूरोक्रेसी आएगी। इसलिए मैं कहना चाहती हूं मैकेनिज्म्स बनाए जा सकते हैं, अपीलेट अथॉरिटी बनाई जा सकती है, लोकपाल के नीचे और नीचे 11 लोकपाल बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर हमने छोटे अधिकारी को लोकपाल के दायरे में नहीं रखा तो वो आदमी कहीं ठगा हुआ महसूस करेगा, वो आदमी ये महसूस करेगा कि मेरे भ्रष्टाचार का इलाज नहीं हुआ, इन लोगों ने केवल बड़े भ्रष्टाचार का इलाज किया है। इसलिए ये जो लोअर ब्यूरोक्रेसी वाली बात है इस पर भी हमारी पार्टी सहमत है। तो ये तीनों विषय जो विचारार्थ नेता सदन ने अपने वक्तव्य में रखे हैं, इन तीनों विषयों पर मैं अपनी पार्टी की सहमति इस सदन में दर्ज करा। अध्यक्ष जी, मैं फिर अपनी उसी बात पर आती हूं कि आज का दिन एक इतिहास का दिन है। हमारी पीढ़ी ने बहुत भ्रष्टाचार भोगा है, हमारी पीढ़ी उसका शिकार बनी है, लेकिन हमारी भावी संततियां इस त्रास को न भोगें, हमारी भावी पीढ़ियां इस भ्रष्टाचार के गर्त का शिकार न बने, इसके लिए आज इतिहास ने हमें मौका दिया। इस मौके को हम चूके नहीं, इसे तरह तरह के तकनीकियों में हम न डालें। पूरा देश आज उद्वेलित है, पूरा देश आज हमारी तरफ देख रहा है। इस बिल का वो हश्र ना हो जो पुराने 8 बिलों का हुआ है। 43 बरस तक ये बिल घूमता रहा है, लेकिन इस बार आज हम बिल पास करने खड़े नहीं हुए, लेकिन आज हम सरकार को एक सुझाव और संकेत देने के लिए खड़े हुए हैं। इस सदन से देश को एक संदेश देने के लिए खड़े हुए हैं। आज इस सदन से सरकार को यह संदेश जाए कि एक प्रभावी, सशक्त, स्वतंत्र, निष्पक्ष लोकपाल इस देश में आए जो आम आदमी को उसके भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाए। बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप दीक्षित। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रणब मुखर्जी साहब के बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष ने जब अपना